हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एल्ब्यूगो में जो लैंगिक जनन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। वहाँ पे दो तरह की संरचनाएं आपको देखने को मिलेंगी। देखिए, इसमें लैंगिक जनन oogamous प्रकार का होता है। इसकी प्रक्रिया युग्मक धानियों के संपर्क के आने से शुरू होती है। नर जो जनांग होता है उसे पुंडानी कहते हैं और जो स्त्री जनांग होता है उसे अंडधानी कहते हैं। तो इसका जो विकास होता है और इसमें किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है वो सब हम यहाँ पे देखेंगे डायग्राम की मदद से। तो देखिए, इसका विकास कायिक वृद्धि के अंतिम चरण में होता है। जननांग शरीर के अंदर बनते हैं, इसलिए अंतर्जात भी कहते हैं इन्हें। इनका निर्माण परपोषी ऊतक के अंतरकोश के अवकाशों में होता है। ठीक है, जो परपोषी ऊतक जहाँ पे भी ये वृद्धि करते हैं, अंदर प्रवेश करते हैं, जहाँ पे भी अवकाश पाया जाता है उस स्थान पर प्रवेश कर जाते हैं। तो जब जननांग बनने लग जाते हैं तो उस कंडीशन में परपोषी ऊतक बढ़ता है, उसमें आयतन बढ़ता है, जिसकी वजह से वहाँ पे अतिवृद्धि आपको देखने को मिलेगी। अब हम आ जाते हैं नर जननांग। देखिए, ये सबसे पहला डायग्राम आप देखिए, ये आपके फीमेल ब्रांच है जिसे आप स्त्रीधानी कह सकते हैं, और ये मेल ब्रांच है जो आपके क्लब शेप का होता है और ये आपकी ग्लोब शेप की होती है, मुग्धराकार टाइप की होती है। तो यहाँ पे देखिए, इसमें भी बहुत सारे केंद्रक आपको दिखाई दे रहे हैं और एक बीच में पट है जिसकी वजह से दोनों अलग अलग हैं, लेकिन एक ही कवक तंतु पे इनका निर्माण होता है, एक ही ऊतक पे निर्माण होता है, इसलिए इसे समजालिक भी बोल सकते हैं। तो देखिए, किस तरह से पुंडानी होती है, दीर्घित होती है, क्लब शेप होती है और बहुकेंद्र की संरचना होती है, अंडधानी के समीप स्थित होती है, कवक तंतु के शीर्ष पर यह विकसित होती है, इसके आधारी भाग में पट बन जाता है। युवा जो पुंडानी होती है उसमें केंद्रक 6 से 12 पाए जाते हैं, लेकिन जब ये परिपक्व हो जाती है उस टाइम पे एक ही क्रियाशील केंद्रक यहाँ पे रहता है जो नर युवक के रूप में काम करेगा। ठीक है बच्चों। अब मादा जननांग अंडधानी की बात करें तो ये कैसी होती है, ये ग्लोब शेप की होती है जिसमें बहुत सारे केंद्रक आपको दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखिए, अंडधानी ग्लोब नुमा है। इसका कोश का द्रव्य दो भागों में बटा होता है, एक पर्दीय कोश का द्रव्य और एक केंद्रीय कोश का द्रव्य। पर्दीय कोश का द्रव्य ये रिक्तका युक्त होता है, इसे पेरिप्लाज्म भी बोलते हैं। और ये केंद्रीय कोश का द्रव्य होता है जो मेन सघन होता है और इसे डिम्ब द्रव्य या फिर ऊप्लाज्म भी कहते हैं। ये प्रारंभ में बहुकेंद्रीय होता है, लेकिन दो विचारधाराएं यहाँ पे बताई जाती हैं कि पहली विचारधारा बताती है कि परिपक्व अवस्था में ऊप्लाज्म में केवल एक केंद्रक रह जाता है, शेष केंद्रक पेरिप्लाज्म यानी कि पर्दी की तरफ चले जाते हैं। दूसरी विचारधारा बताती है कि अंडधानी के निर्माण की अंतिम अवस्था में ऊप्लाज्म में केवल एक केंद्रक को छोड़कर सभी केंद्रक नष्ट हो जाते हैं। तो दूसरी ये बताती है कि नष्ट हो जाते हैं, पहली बताती है कि वो नष्ट नहीं हो, कि एक केंद्रक बचता है ऊप्लाज्म में, बाकी सब पेरिप्लाज्म में चले जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से ये होगा, फीमेल ब्रांच इधर है, मेल ब्रांच इधर है, दोनों एक दूसरे के संपर्क में आ जाएंगे इस तरह से जब विकसित हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जिस जिस स्थान पे सेप्टम बनेगा उस स्थान से यहाँ पे फर्टिलाइजेशन ट्यूब बनती है। ये देख सकते हो, ये स्त्रीधानी है जिसमें पर्दे की तरफ पेरिप्लाज्म है, बीच में ऊप्लाज्म है। फर्टिलाइजेशन होगा तब यहाँ पे निषेचन नलिका बनती है, जिसकी वजह से दोनों के जीव द्रव्य एक दूसरे में आ जा सकते हैं। ठीक है, अब ये जर्मिनेशन ऑफ ऊ स्पोर हो रहा है। ऊ स्पोर का बताया हुआ है, एक बाहर की तरह आवरण होता है जिसे एक्साइन कहते हैं, अंदर की तरफ एंटाइन होता है, ये इसका न्यूक्लियस है। पहले जू स्पोर बनते हैं, फिर बाद में वो फ्लैजिलेटेड रहते हैं। शुरुआत में द्विकशाभिक तंतु होते हैं, लेकिन बाद में उनमें फ्लैजिला नष्ट हो जाती है, तो इस तरह से डीफ्लैजिलेटेड जू स्पोर होते हैं और ये वापस से नए स्टोमेटा में या फिर नए परपोषी ऊतक में संक्रमण करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो डिम्ब द्रव्य में केवल एक केंद्रक को मादा केंद्रक कहते हैं। यहाँ पे दो आपके वंश हैं एल्बुगो के, एल्बुब्लिट्राई और पोर्चुलेगा। ये अलग अलग प्लांट को संक्रमित करते हैं कि इनकी उगोनियम में अनेक मादा केंद्रक या फिर अंडगोल पाए जाते हैं। ये एक ही कवक जाल के दो पास में स्थित कवक तंतु पर बनती हैं, इसे समजालिक होता है एल्बुगो, क्योंकि इसमें संगलित युग्मक आनुवंशिक रूप से समान होते हैं। ठीक है, तो समजालिक होता है यानी कि एक ही कवक तंतु पे एक साइड में स्त्रीधानी बन जाती है, एक साइड में पुंडानी बन जाती है। अब निषेचन देखिए, अंडधानी से एक उभार बनता है, यह उभार पुंडानी की तरफ बनता है, यह उभार पुंडानी को निषेचन के लिए प्रेरित करता है, जिससे दोनों के संपर्क स्थान पर दोनों की भित्तियां पतली हो जाती हैं और इस स्थान पर एक निषेचन नलिका बन जाती है। यह निषेचन नलिका अंडधानी में प्रवेश कर जाती है, अंडधानी में इस नलिका का शीर्ष फट जाता है, जिससे होकर जो नर केंद्रक हैं पुंडानी वाले वो अंडधानी के ऊप्लाज्म यानी कि जो डिम्ब प्लाज है, मुख्य जो सघन जीव द्रव्य है उसमें पहुंच जाते हैं। बाद में पुंडानी सूख जाती है, नर केंद्रक मादा केंद्रक के साथ सेगमेंट करके जाइगोट बना देते हैं, द्विगुणित केंद्रक बना देते हैं। बाद में पेरिप्लाज्म के केंद्रक भी नष्ट हो जाते हैं।
निषेचन से ठीक पहले डिम्ब द्रव्य में एक सघन संरचना पाई जाती है जिसे सीनोसेंट्रम कहते हैं, जिससे कण का मैक्ट कोशिका द्रव्य बनाता है। बाद में निषेचन के बाद ये भी संरचना विलुप्त हो जाती है। तो कई बार सीनोसेंट्रम पूछ लिया जाता है कहाँ पाया जाता है, तो ये डिम्ब द्रव्य में पाया जाता है, ऊप्लाज्म में पाया जाता है। जायगोट अपने चारों ओर जब वृद्धि करता है उस टाइम पे, जब अनुकूल परिस्थितियां नहीं होती हैं, तब चारों तरफ अपने त्रिस्तरीय आवरण बना लेता है जिसे निषेक्तांड या फिर 2N कहते हैं। पुराने जो माइकोलॉजिस्ट थे उनके अनुसार इसके केंद्रक में एक अड़सूत्री और बहुत सारे समसूत्री विभाजन होते हैं, लेकिन जो मॉडर्न माइकोलॉजिस्ट हैं वो बताते हैं कि निषेक्तांड में मुक्त केंद्रीय विभाजन होते हैं जिससे इसमें लगभग 32 केंद्रक बन जाते हैं। 32 केंद्रक ये जो अवस्था होती है उस स्पोर की, यही एल्बुको की विश्राम अवस्था होती है। इस रूप में शुष्क टहनियों पर पोषक की अनुपस्थिति में रहता है, लेकिन जैसी कंडीशन फेवरेबल आती है उस टाइम पे ये वापस से संक्रमण करने के लिए तैयार हो जाता है। पोषक के अगले वृद्धि काल में ऊष स्पोर में फिर 100 या अधिक केंद्रक बन जाते हैं और इस स्पोर में 100 या अधिक चल बीजाणु बन जाते हैं, और निषेक्तांड द्वारा जल अवशोषण से इसकी बाह्यभित्ति फट जाती है और निषेक्तांड की अंत्यभित्ति जो बनाती है चल बीजाणु पुटिका, उसमें बंद होकर ये मुक्त हो जाते हैं। तो इस तरह से ये आपके संक्रमण करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए जूस स्पोर थे, फिर वो डी फ्लैजिला यानी कि फ्लैजिला उनकी हट गई, फिर वो अपने चारों तरफ भित्ति बना देते हैं, फिर जर्म ट्यूब बनाते हैं और जिसकी मदद से वो नए सीडलिंग प्लांट के अंदर स्टोमेटा के माध्यम से प्रवेश कर जाते हैं। वृद्धि काल में रोग की शुरुआत को प्राथमिक संक्रमण कहते हैं। प्राथमिक संक्रमण सॉइल के माध्यम से निषेक्तांड द्वारा आगे बढ़ता है। अगर इसकी आप रोकथाम करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए फसल को बार बार बोना है आपको, जिससे कवक का प्राथमिक संक्रमण रुक जाता है। ये सबसे अच्छी विधि होती है जिससे आपके मिट्टी में पोषक तत्व हैं वो भी संरक्षित बने रहते हैं। संक्रमित पौधे अगर आपको पता चल रहे हैं उसे उखाड़ कर उन्मूलित कर देते हैं। बाकी कवकनाशी बोर्डेक्स मिश्रण यानी कि कॉपर सल्फेट और चूने का जल का जो 1:1 वाला जो मिश्रण होता है, बोर्डेक्स मिश्रण कवकनाशी इसे बोलते हैं, इसका भी उपयोग इसके रोकथाम के लिए आप कर सकते हैं। तो ये हमने देखा कि किस तरह से, हमने डायग्राम में देखा कि किस तरह से ये निषेचन हो रहा है। ठीक है बच्चों, ये आपके वेरी इंपॉर्टेंट है एल्बुको को समझने के उद्देश्य से। धन्यवाद।